तो इस प्रदेश में इको सेंसिटिव जोन्स घोषित हुए हैं और उन जोन्स की मॉनिटरिंग के लिए एक मॉनिटरिंग कमेटी है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उस कमेटी में कोई भी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि नहीं है। वहां के लोगों को प्रतिनिधित्व इस कमेटी में नहीं दिया गया है, जिसको लेकर अब लोग वहां पर आवाज उठा रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। सत्यवीर सिंह चौहान जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संदीप चमोली जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, देवचंद्र उत्तराखंडी जी यूकेडी प्रवक्ता और हरीश मैखुरी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। मैखुरी जी, आपका पहले एक्सपर्ट शॉर्ट कमेंट में लेना चाहूंगी। ये जो मॉनिटरिंग कमेटी है इको सेंसिटिव जोन्स के लिए जो बनाई गई है, उसमें अगर कोई क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि ना हो, वहां के लोग शामिल ना हो, तो इससे क्या अंतर आता है मॉनिटरिंग कमेटी में? मॉनिटरिंग जब आप कहते हैं शब्द। दिव्यदर्शन जी, उत्तराखंड में 6 नेशनल पार्क और 6 नेशनल सेंचुरी पहले से बनी जी। और ये इको सेंसिटिव जोन भी कोई आज नहीं बना, ये बहुत पहले बन गया। लेकिन इन सभी में, चाहे वो 6 नेशनल पार्क हो, चाहे 6 नेशनल सेंचुरीज हो, किसी में भी उत्तराखंड के निवासियों की सलाह नहीं दी गई, न परामर्श लिया गया, न उत्तराखंड के सुख दुख की चर्चा की गई, न यहाँ की परियोजनाओं की चर्चा की गई, न यहाँ इन 6 नेशनल पार्क और नेशनल सेंचुरीज और इको सेंसिटिव जोन के दुष्प्रभावों, जो दुष्प्रभाव इनके पड़ेंगे, उसके उत्तराखंड लोगों पर किस तरह के दुष्प्रभाव पड़ेंगे, ना इसकी चिंता की गई। इसी में उत्तरकाशी भी है। जिस दिन ये उत्तरकाशी का दल मुख्य सचिव राधा रतुड़ी जी से मिल रहा था, बाय द वे मैं किसी समाचार के संदर्भ में वहां था, राधा रतुड़ी जी ने इस पे ये कहा कि विकास कार्य रुके नहीं थे। ठीक है, पर्यावरण के कानूनों का उल्लंघन ना हो, लेकिन कोई भी विकास कार्य यदि उस क्षेत्र में है तो इको सेंसिटिव जोन की वजह से वो रुकना नहीं चाहिए, बल्कि पर्यावरण की सुरक्षा करते हुए विकास कार्य किया जाए। ये हमारे सामने की बात है जी। लेकिन मैं एक चीज कह रहा हूं कि पर्यावरण हो, वन हो, वन्य पशु हो, यदि लोगों को नहीं बचा, लोगों को विस्थापित करके करना पड़े, तो फिर उस क्षेत्र का क्या विकास हो सकता है? मतलब किसके लिए पर्यावरण संरक्षण, किसके लिए विकास कार्य? तो ये आज के निष्कर्ष का, आज के डिस्कस का, आज के परिचर्चा का मुख्य विषय होना चाहिए कि क्या उत्तराखंड के लोगों की जनजीवन की कॉस्ट पर पूरे विश्व का पर्यावरण का ठेका उत्तराखंड ने ले रखा है क्या? या सरकार यहाँ की हरियाली बचाएगी, या सरकार यहाँ के बाघ बचाएगी, या सरकार यहाँ के हाथी बचाएगी? और सबसे बड़ी बात यह है कि पहला बाघ जो है वो नेचर ने ही पैदा किया, इंसान ने नहीं बनाया। अंतिम बाघ भी जो है बाय नेचर मर रहे हैं बाघ, तमाम सुरक्षा के बाद। तो सवाल ये है कि इस हमारी जनरेशन को बाघों का दंश, आग का दंश, और जो ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी होती है, निचले क्षेत्रों में आग लग जाती है और गंगाड़ के क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है, उत्तराखंड का निवासी रहे कहाँ? यहाँ की छोटी छोटी परियोजनाओं पे जो है पर्यावरण आके चिपक जाता है। सो कॉल्ड पर्यावरणविद आके धरना और मतलब उस पे बैठ जाते हैं। चाहे हमारी 4 धाम रोड थी, उस पे एक सो कॉल्ड पर्यावरणविद जो है वो ग्रीन ट्रिब्यूनल गए, ग्रीन ट्रिब्यूनल से नहीं रोक पाए तो सुप्रीम कोर्ट गए। फिर सुप्रीम कोर्ट में सरकार को कहना पड़ा कि भाई ये खाली 4 धाम की रोड नहीं है, ये हमारी सुरक्षा की रोड है, तब जाके वो 2 लाइन बन पाई। तो इस तरह की बातें उत्तराखंड के लोगों के साथ में होनी चाहिए, और उत्तराखंड के लोगों को भी उतना ही हक है। हमारे सारे गांव खाली हो चुके हैं, 16,000 गांव खाली हो चुके हैं इन तमाम परियोजनाओं के कारण, और विकास कार्य जो उन गाँवों में होने चाहिए वो नहीं हुए, इसलिए ठीक है सर, उसकी समीक्षा की आवश्यकता है। बिल्कुल। सत्यवीर जी, आपसे शॉर्ट में पहले कमेंट लूंगी। किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि आपके खुद के विधायक ये कहते हैं कि उस कमेटी में किसी जनप्रतिनिधि जो वहां का स्थानीय निवासी हो उसको होना चाहिए था, लेकिन इसका ध्यान नहीं दिया गया। दिव्यदर्शनी जी, पहले तो सर्वप्रथम तो आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा, आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। 25 जून 1975 को जिस प्रकार से इस देश में आपातकाल थोपा गया था, उसको आज 50 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। उस समय का राजनीतिक व्यवहार कांग्रेस पार्टी का और आज का राजनीतिक व्यवहार और आचरण और विचार बिल्कुल सेम है, उसमें किसी प्रकार का आपको अंतर नहीं दिखेगा। मैं उन सभी दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। लगभग 22 लोग ऐसे थे जिन्होंने इसमें अपने प्राण खोए, और उस समय पूरे देश को जिस प्रकार से आपातकाल में झोंका गया, जिस प्रकार से प्रताड़नाएं दी गई, चाहे मीडिया हो चाहे न्यायपालिका को जिस प्रकार से कमजोर किया गया, 1.5 लाख से अधिक लोगों को जेल खाना में ठूसा गया,
उसके बाद किस प्रकार की यात्राएं दी गई। मेरा कहने का मंतव्य केवल इतना ही है कि मैं उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने उस समय प्राण गंवाए और जिन्होंने लोकतंत्र को और प्रजातंत्र को और संविधान को मजबूत करने के लिए उन सभी यातनाओं को सहा और उस लोकतंत्र में आज हम खुली हवा में जी रहे हैं। जो हमें कहते हैं कि संविधान बदल जाएगा, मैंने कहा शुरुआत में ही कि आचरण, व्यवहार और नीतियां वही आज की डेट में वही है। आपके दर्शकों को यही बताना चाहता था कि लोकतंत्र में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने 1975 में रक्षा करी थी या अन्य जो दल थे जिन्होंने रक्षा करी थी, वो आज भी उसी राह पर है। विषय आपका है कि पर्यावरण का जो विषय उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में आया है, खासकर कि जो हमारा उत्तरकाशी का बड़ेती से लेके और गंगोत्री तक जो 100 किलोमीटर का जो दायरा है, उसमें जो तमाम जो विकास के कार्य होने हैं उस पर जो और एक कमेटी आई अभी, ये अभी का विषय नहीं है दिव्य दर्शनी जी, इसको समझना पड़ेगा, इसको पीछे जाना पड़ेगा। तत्कालीन यूपीए गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट, जयराम रमेश उस समय पर्यावरण मंत्री हुआ करते थे, उस समय का लिया हुआ ये फैसला है। और उस समय के जो सचिव थे, पर्यावरण सचिव जेडी अग्रवाल उस समय सचिव थे, उन्होंने उसको पास किया और बाद में जब रिटायर होते हैं तो उसी के खिलाफ वो उस पर चले जाते हैं, धरने पे चले जाते हैं, धरने पर जाते हैं। उसके बाद जब स्थानीय जो लोग थे वहां के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के जो उस एरिया में आते थे, उन्होंने जब इसका विरोध किया तब जाके थोड़ा उसमें शिथिलता दिखाई गई। मेरा कहने का ये अर्थ है कि वो जो एरिया है वो कई चीजों में महत्वपूर्ण माना जाता है, चाहे वहां नेशनल पार्क हो, बायोडायवर्सिटी हो, चाहे वन अधिनियम हो, चाहे पर्यावरण हो, चाहे नेशनल पार्क हो, वो तमाम विषय वहां पर आते हैं। मगर विकास के कार्यों में जिस प्रकार से मैंने कहा कि जयराम रमेश ने उस समय और उस समय प्रदेश में भी उस समय कांग्रेस की सरकार थी, अगर कांग्रेस की सरकार चाहती तो इसके विरुद्ध में जा सकती थी। हमारे सामने ये विषय आया, हमारे स्थानीय विधायक ने भी इसका विरोध किया, स्थानीय लोगों ने विरोध किया, सरकार ने एक बार भी या पार्टी के हमारे किसी भी जो जनप्रतिनिधि है उसने नहीं कहा कि ये जनता के हित में फैसला है। हम इसमें आगे जाके क्या हो सकता है, माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी पैरवी करेंगे, जनता के हित में वहां फैसला लिया जाएगा। मगर ये विषय महत्वपूर्ण इसलिए है जो रोड़ा अटकाया गया, जैसे मैं कहना चाहता हूं कुछ ऐसे कानून बनाए गए जिसको बदलने में काफी समय लगता है। जैसे 1991 या 90 के दशक में चले जाए, प्लेसेस ऑफ बर्थ आया था, वर्शिप आया था, वो कानून बदलने में तमाम ऐसी अड़चने आ रही है कि जो हमें उसमें बहुत सारे वो करने पड़ेंगे। उसी प्रकार से ये है कि ये किया गया है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हम वहां पर जो अब ऑल वेदर रोड का कार्य चल रहा है, चारों धाम के लिए चल रहा है, मगर जो बड़ेती से लेकर उत्तरकाशी तक, गंगोत्री तक केवल इसी कारण से रुका हुआ है जो ये उस समय के जो जयराम रमेश ने और जीडी अग्रवाल, मेरा ये समझ में नहीं आता कि जब पद पर रहते हैं तब तो उसको अनुमति देते हैं और जब पद से हट जाते हैं तो उसका विरोध करते हैं। तो वास्तविकता में समझ सकते हैं कि नैतिक पतन किस प्रकार से हो सकता है कि मतलब स्थानीय लोगों के जो हक हुकूक थे, जो 3000 वर्षों से रह रहे थे, उनके खिलाफ किस प्रकार का षड्यंत्र रचा गया। हमारे जो अब उस वहां तक यात्रा में जाते, उत्तरकाशी तक जाते हैं, बड़ा आसानी से जाते हैं, उसके बाद देख लीजिए किस प्रकार की हालत होती है। जितना समय यहाँ से देहरादून से वहां तक नहीं लगता, उससे दुगना समय वहां तक लग रहा है वहां तक जाने में। उसके लिए तमाम वो अड़चन है। आज हमारे पास प्रश्न आए, हम इस प्रश्न का इसको एड्रेस करेंगे, इसको वहां के स्थानीय लोगों के साथ मिलकर इसका हल निकालेंगे। ठीक है, संदीप चमोली जी, शॉर्ट में आपसे कमेंट लेना चाहूंगी। जब आरोप लगता है या जो समस्या उठती है उसकी मूल जड़ में कांग्रेस ही होती है, आप क्या कहेंगे इसको लेकर? दिव्य दर्शनी, हैरानी तब होती है जब नरेंद्र मोदी जो 56 इंच का सीना बताकर लगभग 10 वर्ष भारत में सरकार चलाने का काम करते हैं, वही पूर्ण बहुमत की, और फिर वो कहते हैं कि कांग्रेस के गलत फैसलों की वजह से आज उत्तरकाशी के लोग परेशान हो रहे हैं। दिव्य दर्शनी, हम सब लोग शिक्षित हैं, शायद इस बात से हमको मूर्ख नहीं बनना चाहिए। किसी भी कानून को बदलाव करने में मैखुर जी सबसे वरिष्ठ पत्रकार यहाँ बैठे हैं और पता नहीं कितनी सरकारें अपने जीवन काल में उन्होंने बनते हुए और बिगड़ते हुए देखी हैं जी। एक 10 वर्ष पूर्ण बहुमत की सरकार चलाने के बाद अगर ये इस प्रकार के फैसलों को, अगर हमारे द्वारा कोई फैसला गलत किया गया तो अगर नहीं बदल पाए, और अब जब वहां मांग उठती है और हम कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाने का काम करते हैं, तो दिव्य दर्शनी सीधे सीधे से कोरी राजनीति आप हम सब कह सकते हैं। ये सीधे सीधे इस प्रदेश की जनता को भ्रमित करने का जो काम वर्तमान समय में तत्कालीन सरकार करी है, वो सीधे सीधे इस प्रकार हो सकती है। पहली बात। दूसरी बात, दिव्य दर्शनी, निश्चितता ही बहुत दुख का कारण है। जिस 100 किलोमीटर की बात हम कर रहे हैं, जिस सेंसिटिव जोन की चर्चा हम आज यहाँ कर रहे हैं, उसके अंतर्गत लगभग 88 गांव आते हैं। उन 88 गांव में शाबा सालू एक ऐसा गांव है दिव्य दर्शनी, जहां से
जहां से मात्र 1 किलोमीटर की सड़क मुख्य मार्ग को जोड़ने की आवश्यकता है, लेकिन वो इसलिए नहीं बन पा रही है कि वो उस सेंसिटिव जोन के अंदर आती है। ये कैसा सेंसिटिव जोन है जिससे हम लोग अपने ही अधिकारों पर डाका डलाने का काम कर रहे हैं। दिव्यदर्शनी विचार करने की आवश्यकता है जी। ये आपातकाल याद कर कर हमें कोसने का काम तो कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि निट में जब परीक्षा इनके कार्यकाल में ठीक है। निट का पेपर लीक होता है तो इस प्रदेश का देश का युवा कैसे सड़कों पे आता है, और इनके मंत्री कैबिनेट मंत्री जो बहुत उच्च पद माना जाता है सेंटर मिनिस्टर कहते हैं कि कोई परीक्षा लीक नहीं हुई और सीबीआई उसमें मुकदमा कायम करने का काम करती है। दिव्यदर्शनी ये समझना होगा कि 10 वर्ष तक अगर ये राज्य की उस समस्या को नहीं समझ पाए और 7 वर्ष लगभग पुष्कर सिंह धामी की सरकार को हो चुके हैं, तो ये मात्र राजनीति कर रहे हैं और मात्र इन चैनलों पे ये इस प्रदेश की जनता को भ्रमित करने का काम अपने झूठे वाक्यों से करने का काम कर रहे हैं। ठीक है जी। देवचंद्र उत्तराखंडी जी, आप लोग अपने आप को कहते हैं कि हम उत्तराखंड के हितैषी हैं या उत्तराखंड की समस्याओं को, मूलभूत सुविधाओं को उठाते हैं। ऐसा क्या है कि इसमें समस्या है और वो आप लोग तक नहीं पहुंची, आप लोगों ने अभी तक एड्रेस नहीं किया है? देखो दिव्या जी, जरूर किया है, लेकिन मैं शुरुआत करता हूं। सबसे पहले जो सत्यवीर जी ने एक बात बोली कि 1975 की जिस प्रकार का वातावरण था वो भी आज, ये बात उन्होंने सही बोली। जो आपातकाल उस टाइम जो स्थिति थी वो आज भी है, जो दमनकारी जो चल रही है सरकार वो आज भी है, ये उन्होंने सत्य बात बोली है। अब अभी मेरी बात पूरी सुन लो, उसके बाद जो आगे की बात है, आपके पूरे जो रिपोर्ट है जो आपने शुरू में हमें बताया है, आपके सारे सवालों के जवाब भी उसी में छुपे हैं। दूसरी बात जो मैक्री जी ने जो बता दिया, मैक्री जी ने जो बताया उसमें तो भी स्पष्ट होता है कि आज जो सरकार जो काम करना चाह रही है वो सिर्फ दमन के काम करने से और अपने फायदे के लिए काम कर रही है। इनका ये नारा यहाँ पर बिल्कुल फेल हो जाता है। सबका साथ सबका विकास वाला नारा फेल हो जाता है। इसमें सबका साथ कहां पे है? खुद बीजेपी के सारे कार्यकर्ता से लेकर के और विधायक तक इस बात को बोल रहा है कि हमारा तो साथ ही नहीं है। पर ये नारा कहां से ये लेकर आ रहे हैं? यहाँ पर तो सीधा सीधा ये है कि पहाड़ का विनाश और बाकी लोगों का साथ इनका चलते रहे, ये फंडा दिखाई दे रहा है। और उस पर भी जो 1975 की इमरजेंसी की जो बात कर रहे हैं, तो आज भी कमान चरित्र और जो नीति इन्होंने बोला वो भी वैसे ही है। तो इसमें फर्क नहीं दिखाई दे रही है। तो इनको सुधरना होगा, जनता को आगे आना होगा। और जो आपने बोली हमारी बात, आप समझ सकते हैं कि वहां पर हमारा जैसा एक क्षेत्रीय दल जिसकी कहीं कोई पहुंच नहीं है, उसने जरूर आवाज उठाई है, लेकिन जब उसकी क्षेत्रीय विधायक की बात नहीं सुन रहे हैं तो हमारी बात कहां पर आती है? ये तो आपको समझना होगा, आपके माध्यम से आपके रिपोर्टरों को वहां पर देखना होगा कि बाकी क्षेत्रीय दलों और बाकी जनता का क्या हाल है। अभी आप देख सकते हैं क्षेत्रीय मुद्दा जब उठाया है, आज फिर वही 1975 जो अभी सत्यवीर जी ने बोला वही यहाँ पर हो रहा है। अगर कोई बडोला जी के जो उस पे हत्या पे आवाज उठाता है तो उन पर 50 धारा लगाकर उनको बंद करते हैं, तो ये आपातकाल नहीं है। लेकिन उन्होंने स्पष्ट अपनी बात में बोला कि चित्र आज भी वही है और ये दमनकारी है, ये निरंकुश सरकार है। और रही बात हमारे सेंसिटिव इको सेंसिटिव जोनों की, तो ऐसे बहुत सारे निर्माण इनके हो रहे हैं। आज भी जो 88 गांव परेशान है और जो 100 किलोमीटर की जो आप बात बता रहे हैं उसमें जो आश्रम बने हुए हैं वो किसके हैं? वो आश्रमों की तो जांच करो। वो आश्रम क्यों बन सकते हैं उस सेंसिटिव जोन में? अगर आश्रम बन सकता है तो ये किसी स्थानीय आदमी की दुकान भी बन सकती है। आश्रम बन सकता है तो जो अभी यहाँ पर चमोली जी ने एक गांव का नाम लिया, उस गांव में सड़क भी जा सकती थी, लेकिन नहीं। वहां पर जो अभी बात आ रही है कि जो मॉनिटरिंग कमेटी है, मॉनिटरिंग कमेटी दिल्ली में बैठ करके फोन पर बात करके भौगोलिक स्थिति को न देखते हुए और उस पर अपना फैसला सुना देती है, और जिस पर हमारी जो सरकार 10 सालों से सो रखी है वो उस पर कोई एक्शन नहीं लेती। अभी एक छोटी सी बात मैं और बताता हूं, अगर सरकार ये बोलती है कि अगर किसी विकास कार्य के लिए हमने, वैसे तो 370 पर इनकी कोई कार्रवाई नहीं, मैं इसका विरोध करता हूं, लेकिन 370 का बाजा बजाकर वोट ले सकते हैं तो इस इको सेंसिटिव जोन का सही रास्ता निकालकर विकास का कार्य नहीं कर सकती है। लेकिन नहीं करने की मंशा से, और इसीलिए हमारा गढ़वाल, हमारा उत्तराखंड का जो गढ़वाल कुमाऊं और उत्तराखंड का जो पलायन हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है कि बाहर के लोग आकर के हमारे ऊपर हमारे सलाहकार बने हुए, हमारी भौगोलिक स्थिति को देख के, हमारे अपनी प्रॉपर्टी को देख के, हमारे अपने अधिकार को देखकर, हमारा मौलिक अधिकार को न देखते हुए सब कुछ हनन करके और अपना विकास थोप रहे हैं, जिसको बीजेपी बोलती है सबका साथ सबका विकास, जो कि सरेआम गलत है। बिल्कुल, लगातार हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे कि ये जो इको सेंसिटिव जोन में अब मांग हो रही है कि मॉनिटरिंग कमेटी में एक स्थानीय जनप्रतिनिधि को चेहरा बनाया जाए, उन्हें भी शामिल किया जाए ताकि वहां की तकलीफें जो हैं सही तरीके से पहुंचाई जा सके और सही तरीके से एड्रेस हो सके। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, अब बने रहिए हमारे साथ।
न्यूज चैनल HNN 24/7 अब टाटा प्ले के चैनल नंबर 1141 पर भी उपलब्ध है। देवभूमि उत्तराखंड, चार धाम यात्रा के लिए पधारने वाले सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत करती है। उत्तराखंड सरकार आपकी यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी उचित प्रबंध किए गए हैं। यात्रा के सुचारू प्रबंधन के लिए सभी तीर्थ यात्रियों के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है, इसलिए आने से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना न भूलें। अगर आप चार धाम यात्रा के इच्छुक हैं, तो यात्रा शुरू करने से पहले उत्तराखंड सरकार की वेबसाइट www.registrationandtouristcare.uk.gov.in या मोबाइल एप्लीकेशन टूरिस्ट केयर उत्तराखंड के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त टोल फ्री नंबर 0135-1364 पर कॉल करके या व्हाट्सएप नंबर 8394833833 पर यात्रा टाइप करके भी पंजीकरण कराया जा सकता है। पंजीकरण कराए बिना यात्रा न करें। रजिस्ट्रेशन में जिस धाम के दर्शन के लिए जो तिथि निर्धारित की गई है, उस धाम का दर्शन उसी दिन ही करें। यात्रा के दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करें। उत्तराखंड सरकार आपकी सुरक्षित एवं सुखद चार धाम यात्रा की कामना करती है। ये पहाड़ ही नहीं, हमारी पहचान भी है। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं चमोली का 100 किलोमीटर का एरिया है, वो इको सेंसिटिव जोन में है, लेकिन वहां पर जो मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई है उसमें कोई भी स्थानीय जनप्रतिनिधि नहीं है। और इसी को लेकर अब स्थानीय जनता ये कहती है कि किसी जनप्रतिनिधि को तो चेहरा बनाइए, किसी को शामिल कीजिए ताकि वहां पर जो समस्याएं हैं वो एड्रेस हो सके, क्योंकि अभी जो व्यक्ति कमेटी में है वो बाहरी व्यक्ति हैं, उन्हें वहां की भौगोलिक परिस्थिति का ज्ञान नहीं है और इसीलिए फैसले अनुकूल नहीं लिए जा रहे हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए लगातार चर्चा में। हरीश मैखुरी जी, यहाँ पर जब बात आती है किसी भी कमेटी को बनाने के लिए, जब हम बात करते हैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, उत्तराखंड की समस्याओं को लेकर, तो यहाँ पर हमने कई बार देखा, चाहे वो भू कानून की मांग हो, चाहे वो मूल निवास की मांग हो, जो कमेटियां बनाई जाती हैं उसमें लोगों का ये कहना होता है कि कम से कम आप लोकल चेहरों को रखिए, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को रखिए। आखिर वजह क्या है कि अपने लोगों को हम पछाड़ देते हैं ऐसे फैसलों में? असल में दिव्यदर्शन सिंह जी, जो उत्तराखंड में मैंने कहा कि 6 नेशनल पार्क और 6 नेशनल सेंचुरीज बनी, तो उसमें कोई जो गाइडलाइन है ना वो यहाँ से नहीं है। वो तो जब हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लोन लेते थे तो तब से गाइडलाइन है, वो उसमें पूछता कौन है उत्तराखंड के लोगों को? उतने वो तो बाहर से गाइडेड है, विदेश से गाइडेड है। IMF से लोन लेते थे, दुनिया भर के बैंकों से, उस दौर की बात है। खैर अब तो थोड़ा सा भारत ने लोन लेना कम कर दिया है, तो बल्कि हम अपना सोना वापस लाते हैं, पहले गिरवी रखते थे। तो खैर आज परिस्थिति बदली हुई है, तो भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि सरकार केंद्र में भी उनकी है, यहाँ भी उनकी है, तो निश्चित रूप से इन कानूनों में परिवर्तन करके, वन कानूनों में, सभी वन कानूनों में परिवर्तन करके इसको तो निपटाना चाहिए। बल्कि जनता के विकास के कार्य करो यार। उत्तराखंड खाली हो चुका है, आपकी रिपोर्ट है, सरकारी रिपोर्ट है, 16,000 गाँव खाली हो गए हैं आजाद, ये मतलब 2000 के बाद, और 4 लाख लोगों ने परमानेंट शिफ्ट कर दिया है उत्तराखंड, वो आते ही नहीं लौट। कोरोना काल में कुछ लोग आए थे, वो वापस चले गए क्योंकि उनको स्किल्स यहाँ पे मिले नहीं है। तो कुछ तो उत्तराखंड के लिए किया जाए, और खासकर जो पर्यावरण है ना, उत्तराखंड के विकास कार्यों पे चिपके नहीं। ठीक है, पर्यावरण बचना चाहिए, खूब पेड़ लगाइए, पंचवृक्ष लगाइए, 27 नक्षत्रों के पेड़ लगाइए, आम, पैया, बड़, पीपल भारी तादाद में लगाइए, यूकेलिप्टस को थोड़ा सा कम करिए, चीड़ को थोड़ा सा धीरे धीरे, एकदम नहीं होगा लेकिन धीरे धीरे कम करना पड़ेगा। चीड़ रहेगा तो उत्तराखंड के जंगल खत्म हो जाए, तो इसको भी समझना पड़ेगा। चीड़ जो है अंग्रेज लाए हैं, वो भारत का पौधा ही नहीं। यूकेलिप्टस भी बाहर से आया, भारत का पौधा ही नहीं है। लेंटाना बाहर से आया, वो भारत का पौधा ही नहीं है, वो गेहूं के बीज गेहूं जब हम अमेरिका से मंगाते थे एक जमाने में, उसमें आया है।
तो उनको धीरे धीरे निपटाइए, एक साथ तो नहीं निपट पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे निपटाइए और उसकी जगह पे पंच वृक्ष जैसे आम, पैया, बड़, पीपल, निचले इलाकों में ऊपर बोझ लगाइए। लेकिन मेघपुरी जी, एक FIR चीज लगाइए, आपने कहा यहाँ पर जब हम आईएफएस से लोन लेते थे उस वक्त के ये कानून बने हैं, उस वक्त का ये पूरा जो है प्रोसेस बनाया गया है, लेकिन अगर अभी के समय में हम बात करें, अगर कमेटी बनती है और यहाँ पर अधिकारी उसमें हिस्सा लेते हैं, यहीं के अधिकारी हालांकि उस क्षेत्र के नहीं हैं, तो क्या लोगों को यहाँ पर जगह नहीं दी जा सकती है? उसमें तो बदलाव हो रहा है। निश्चित रूप से उत्तराखंड के जब भी कोई नियम कानून बने तो जो उत्तराखंड के अनुभवी जनप्रतिनिधि हो उनको रखना चाहिए, और कोई जरूरी नहीं है कि वो विधायक ही हो, जिसका उस क्षेत्र में काम हो उसको रखिए, लेकिन उत्तराखंड का प्रतिनिधि जो स्थानीय लोग हमारे मांग कर रहे हैं उसका तो हम समर्थन करते हैं। निश्चित रूप से रखे जाने चाहिए प्रतिनिधि, प्रत्येक परियोजना में रखे जाने चाहिए, और इनकी पहचान भी होनी चाहिए कि उत्तराखंड के विकास में कौन बाधक है, कौन जो है। हम देख रहे थे अभी थोड़ा सा हवाई पट्टी का विस्तार होना है जौलीग्रांट, कुछ लोग अपना झंडा लेके खड़े हुए। एक देहरादून के लिए पानी की योजना बननी है खलंगा में, कुछ लोग झंडा लेके खड़े हो गए, यहाँ पर्यावरण चिपक गया है वहां। तो मतलब पर्यावरण का दुरुपयोग मत करो। देहरादून के सारे जंगल खाली हो गए हैं, मतलब देहरादून की ग्रीनरी खत्म हो गई, कंक्रीट का जंगल उग गया है। ये जो 100 करोड़ पर्यावरणविद हैं तख्ती लेके आ जाते हैं, कभी आपको एनडीडीए के दरवाजे पे दिखे ये तख्ती लेके खड़े हो गए, ये वहीं जाते हैं जहां से इनको भारी कमीशन चाहिए होता है। इस गेम को भी हमको समझना पड़ेगा 100 करोड़ पर्यावरणविदों का। आप एमडीडीए के सामने क्यों नहीं खड़े होते जिसने पूरे देहरादून को कंक्रीट के जंगल में बदल दिया है? आप देहरादून की सारी नालियों को जिन्होंने कबाड़ खाना बना दिया है, कबाड़ डालने की जगह बना दी है, उसके लिए कभी तख्ती लेके नहीं आते हैं। आप सिर्फ विकास की परियोजनाओं के लिए तख्ती लेके आ जाते हैं। तो ये उत्तराखंड के साथ इंजस्टिस है। ये भी मतलब सूडो जो विदेशी फंडिंग है उसी के एजेंट हैं ये 100 करोड़ पर्यावरणविद के, मतलब चाहे वो कोई हो, उनका नाम लेना भी मैं ठीक नहीं समझता हूँ, लेकिन हमारे पास लिस्ट सबकी है, कुंडली सबकी है। आवश्यकता पड़ेगी तो कुंडली खोलने की हमें मीडिया में भी कोई वो नहीं है, झिझक नहीं है, करते भी नहीं हम उत्तराखंड के हितों की कॉस्ट पे। लेकिन सवाल ये है कि जो उत्तराखंड में सड़कें बन रही हैं, एक बार सड़कें कट जाए, एक बार परियोजनाएं बन जाए, एक बार विकास की योजनाएं बन जाए, एक बार गांवों तक सड़कें पहुंचे, बिजली की लाइन पहुंचे, अस्पताल पहुंचे, उस पर पर्यावरण चिपकना नहीं चाहिए। बाद में फिर से प्रकृति हमारे मनुष्य के दिमागों की तरह बंजर नहीं है, प्रकृति फिर से पेड़ उगा देती है अपने। अगर मनुष्य काटे नहीं तो कोई हमें पेड़ रोपने की आवश्यकता थोड़ी है, प्रकृति अपने आप भी उगा देती है, सिस्टम है प्रकृति का, बंजर नहीं है। लेकिन हम लोग जो हैं जितने पेड़ काटते हैं उतने तो लगाएं। जहां परियोजना बनती है उसकी जगह पे साइड प्लान में रोड भी हॉस्टल, मतलब पेड़ भी हॉस्टल लगे। और जो हमारे परंपरागत पेड़ हैं, जैसे मैंने नाम लिया, फिर से लेना चाहूंगा कि पैया है, आम है, पड़ है, तुलसी है, गिलोय के वो है, झाल है, उसके अलावा जो बेल पत्र है हमारा, नीम है, वो सब पौधे लगने चाहिए। वन विभाग आके जो है चीड़ रोपता है, तो वन विभाग की आवश्यकता कहाँ है उत्तराखंड को? चीड़ रोपता है, बाढ़ डालता है, और क्या काम है वन विभाग का उत्तराखंड में? यूकेलिप्टस रोपता है, चीड़ रोपता है, बाढ़ पालता है, उत्तराखंड के लोगों की क्षति करता है। ठीक है, तो निश्चित रूप से इसकी समीक्षा होनी चाहिए कानूनों की, वन कानूनों की, और विकास की परियोजनाएं रुकनी नहीं चाहिए। बिल्कुल। सत्यवीर जी, जब आप कानून की बात करते हैं, आपकी सरकार ने बहुत बड़े बड़े फैसले लिए, 370 जैसा कानून जो आप कहते हैं कि कभी कोई उम्मीद नहीं कर सकता था, आप लोगों ने हटाए। फिर क्या वजह है कि उत्तराखंड जैसा राज्य जो हिमालयी राज्य है, सब नेचर के लिए जानते हैं, इसे देवभूमि है, फिर वहाँ से ऐसे कठोर कानून क्यों नहीं हटा पा रहे हैं जो हमारे विकास में बाधा बन रहे हैं? दिव्यदर्शनी देवचंद जी ने कहा कि 370 हटने से कोई लाभ नहीं हुआ है। मैं इनको आमंत्रित करना चाहता हूं, एक बार आप जाइए जम्मू कश्मीर के अंदर, वहाँ के लोगों से वार्तालाप करिए। अगर आपको तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में, टीवी रिपोर्ट्स में, अखबार में, और ये 2024 के जो चुनाव हुए हैं उसके परिणाम से भी आपको अगर समझ में नहीं आ रहा, एक बार वहाँ पर भ्रमण करिए, आपको समझ में आ जाएगा। एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहूँगा कि दिव्यदर्शनी जी, सबसे बड़ा छलावा क्या किया गया वहाँ के लोगों के साथ। जो 250 से अधिक परिवार SC समुदाय के शेख अब्दुल्ला ने
पाकिस्तान से ला के बसाए। एक मिनट में कंप्लीट करता हूं। उन्होंने कहा नहीं कोई बदलाव नहीं आया। 250 परिवारों को वहां पर लाया गया, तो जब तक 370 थी उनको किसी प्रकार का भी वहां अधिकार नहीं था। वो कलर की नौकरी पाने का भी उनको अधिकार नहीं था, चाहे वो कितनी ही बड़ी डिग्री पा ले, चाहे वो इंजीनियरिंग की डिग्री पा ले, चाहे एमबीबीएस की डिग्री पा ले, चाहे एमबीए की डिग्री पा ले। आज की डेट में जैसे ही 370 हटता है उनको रिजर्वेशन भी मिलता है, उनको हर क्षेत्र में जो भारत जो मुझे सारे अधिकार है वो सारे अधिकार उनको मिल रहे हैं। एसटी के लोगों को भी यही अधिकार मिले, गुज्जर जो बन गुज्जर है उनको भी यही अधिकार मिले। और काउंटर एंटी टेररिज्म है वो कितना अपने निचले स्तर पर चला गया है। जिस लाल चौक पे झंडा फहराने के लिए पूरी मिलिट्री फोर्स लगा देनी पड़ती थी, आज वहां स्वतंत्रता से आम आदमी वहां घूम रहा है। अनंतनाग में, जहां अनंतनाग जो डिस्ट्रिक्ट है, जो कुपवाड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है, उस क्षेत्रों में इतना काउंटर टेररिज्म था, वहां आज की डेट में कितना बड़ा, कितना कश्मीर को तो आपने न्याय दिला दिया, उत्तराखंड का क्या? उस पे भी आ रहा हूं। बिल्कुल वो एलिजिबल ही नहीं है। देवचंद जी ने जो बोला था उसके विषय में बोल रहा हूं मैं। आज आप देख लीजिए कि उसी अनंतनाग में, कुपवाड़ा में 50% से अधिक मतदान हुआ है। और उत्तराखंड के विषय में कहा कि उत्तराखंड में 35 गांवों ने बहिष्कार किया है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उस चर्चा में भी था। हम कभी चर्चाओं से भागे नहीं है, हम चर्चाओं से भागे नहीं है, हम चर्चाओं से भागे। अभी विषय जो आपने कहा कि उत्तराखंड में इतने गांव ने बहिष्कार किया, तो एक चर्चा में और विषय आजकल बहुत घूम रहा है, दिव्या दर्शनी जी। पहली बार बद्रीनाथ में भी एक ऐसा गांव है जहां पर पहली बार मतदान होगा। तमाम वो कार्य देखो जो रह गए हैं पीछे कार्य करने को, वो तमाम कार्य हो रहे हैं। एक विषय मैं आपको बताना चाहता हूं जो सबसे महत्वपूर्ण, कल का मुद्दा वही था कि गांव जिसने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया वो उपचुनाव का बहिष्कार करने के लिए तैयार है। एक मिनट रुको तो, चमोली में। अरे एक मिनट रुकिए, मैं आपको बताता हूँ। एक और विषय बता रहा हूँ मैं आपको। सर अभी टॉपिक में आ जाते हैं। हाँ, उसी पे आ रहा हूँ। सबसे महत्वपूर्ण क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। रूल 143 के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण जो हनन हो रहा है वहां के लोगों का, जो उस समय जयराम नरेश के द्वारा और उस समय के जो सचिव है जो बनाया गया, उसके अंतर्गत क्या हो रहा है कि आप होम स्टे भी नहीं बना सकते। और ये दायरा जो है कि 100 किलोमीटर तक किया गया है। तो आप सोचिए जो स्वरोजगार की हमारी इतनी बड़ी योजना है उत्तराखंड सरकार की, उसमें भी कितना आघात हो रहा है। और एक चीज और मैं बता देता हूं, जो आपने कहा कि गांव जो पलायन कर रहे हैं, हमारे उत्तराखंड में बड़ा दुखद है कि इस प्रकार के जो सामने आते हैं। मगर देवचंद जी तो आर्मी से रहे हुए हैं, काफी वर्षों तक देश की सेवा करी है इन्होंने, फ्रंट पे भी सेवा करी है इन्होंने, पठार में भी सेवा करी है इन्होंने, जहां जहां इनको मिला वहां पर वहां करी। मगर 1962 के युद्ध में हम जो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है, ये आउटर एरिया में है, इनर लाइन पे रहे, वहीं पर 2 गांव थे जो कि उस समय उनको वहां से पलायन किया गया था। आज हमारी सरकार ने, ये आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये तय किया कि उन लोगों को उस गांव को फिर से वहां पर स्थापित करना, उन लोगों को वहां पर फिर बसाना। हम उन लोगों को जो नेलांग और दोलांग जो गांव है, उन दोनों गांवों को दोबारा बसा रहे। यही नहीं, पूरे उत्तराखंड में। सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अभी हाल फिलहाल में केंद्र सरकार ने, जो पहले 2.0 की सरकार थी, उसने फॉरेस्ट जो एक्ट था उसमें परिवर्तन किया है। उसमें कहा कि रिजर्व फॉरेस्ट में अगर कुछ करना है, अगर कोई रोड बनानी है तो वहां को क्लियरेंस दे दी जाएगी, आप वहां पेड़ काट दीजिए। हालांकि उसको ये कहा गया कि वहां का प्लांटेशन कहीं और शिफ्ट कर दीजिए, लेकिन वहां पर बदलाव किया गया। तो यानी कि आप लोग बदलाव कर सकते हैं, मंशा की जरूरत है। जब आप फॉरेस्ट एक्ट में बदलाव कर सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं? बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल सही कहा आपने कि हमारे सामने विषय आया ना दिव्या दर्शनी जी, हम कह रहे हैं कि इस विषय को हम लेते हैं, चैलेंज के रूप में लेते हैं, इसको हल करेंगे। यही नहीं, आप ये देखिए कि जब उत्तरकाशी में एक बहुत बड़ी आपदा आती है, 2002 के लगभग जो आपदा आती है, वहां वरुणापत पर्वत था, अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाता, वो तो पूरा उत्तरकाशी वहां से कोलैप्स कर जाता। अब उस समय के तत्कालीन हमारे जो प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने, उन्होंने उस समय चिंता करी। आज उस समय से आज तक वहां पे किसी प्रकार की भी आपको अनहोनी देखने को नहीं मिली। एक और मैं बता देना चाहूँ, 2 महत्वपूर्ण परियोजनाएं वहां पे चल रही थी उस समय, जब जयराम नरेश जी उसमें पर्यावरण मंत्री थे, और उसमें जो जेडी जो अग्रवाल थे जो पर्यावरण सचिव थे। 2 परियोजनाएं, 70% उसका काम हो चुका था, और उसका मॉनिटरिंग पूरा का पूरा एनटीपीसी के पास था। पाला मनेरी जो परियोजना थी, और एक थी लोहारी नागपाला परियोजना, दोनों परियोजना अटकी। 70% काम हो चुका था, इतना हजारों करोड़ रुपए उस पर खर्च हो चुका था, आम जनमानस का पैसा खर्च हो चुका था। आप सोचिए कि उसके बाद उस परियोजनाओं को रोका गया। मैं आपको सुनिश्चित करना चाहता हूं कि हमारी सरकार के सामने ये विषय आया, हमारे राज्य सरकार के सामने ये विषय आया, हम इसको केंद्र सरकार के पास ले जाएंगे। हमने कोई भी विषय पिछले 7 वर्षों में अगर केंद्र सरकार के पास लिया है, पूरा होमवर्क करके गया है कि केंद्र सरकार ने हमेशा हमें उसका 100% वापस जिस प्रकार से हम चाहते हैं वो देने का हमें काम किया है। हमारी जो नीति है, हमारा जो नैतिक दायित्व है, हम उस पर कभी भी पीछे नहीं हटे। उत्तराखंड में हमने एक भी ऐसा कार्य अभी तक दिव्या दर्शनी जी पिछले 7 वर्षों में नहीं किया है जिससे उत्तराखंड के लोगों को किसी
किसी प्रकार का आघात महसूस किया हो। हमने वो कार्य किए हैं जिससे उत्तराखंड का गौरव बढ़ा ही है। हमने विकास के लिए वो सारे कदम उठाए हैं जो उत्तराखंड की मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़े हुए हैं, आम नागरिक से जुड़े हुए हैं। इसीलिए हमारी जो सरकार की जो प्रशंसा है वो अन्य राज्यों में भी हो रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जिस प्रकार से यशस्वी मुख्यमंत्री का जो ओहदा भी मिला है वो इसी कारण से मिल रहा है कि जिस प्रकार से उन्होंने उत्तराखंड को सामने रखा है, उत्तराखंड के लोगों को सामने रखा है, उनकी समस्याओं को सामने रखा है, हल करा है। हर कैबिनेट में एक ऐसा फैसला आता है जो उत्तराखंड के लोगों को लाभ होता है। अभी लास्ट कैबिनेट देख लीजिए जिसमें इस सहकारिता में महिलाओं के लिए जो ये आरक्षण की व्यवस्था की गई। हमने ये मैं खत्म करना चाहता हूं। चमोली सबको बराबर, चलो आप ही शुरू कर दीजिए, बराबर अवसर मिलेगा। दिव्यदर्शनी, इस राज्य का दुर्भाग्य देखिए, 10 वर्ष सरकार चलाने के बाद अगर ये कांग्रेस के जयराम नरेश को कोसने का काम करते हैं तो इस राज्य के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। दिव्यदर्शनी, उन 88 गांवों के बारे में आप सोचिए, जंगल उनका, उनके लोगों ने खून से उस जंगल को सींचा, लाभ कौन ले रहा है? दिल्ली वाले। जंगल उनका, पेड़ कौन काट रहा है? जंगलात वाले। अरे जानवर जिनको आप लाके पलवा रहे हैं वो हमारे लोगों को खाने का काम कर रहे हैं। 10 वर्ष पहले अगर भूलवश हमने कोई गलती की तो आप उसको सुधारिए। आप क्या कर रहे हैं? 370 का बखान कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आपातकाल का बखान कर रहे हैं। आप स्पष्ट रूप से मानिए कि आप आज भी, या तो 10 वर्ष आपने इस राज्य में और इस देश में आपने शासन नहीं किया, 7 वर्ष पुष्कर सिंह धामी जी को हो गए। एक बात अपने व्यक्तित्व में बार बार बोल रहे हैं कि एक कार्य बताइए जिस कार्य को हमने सही ना किया हो। जोशीमठ के लोग आज भी दिव्यदर्शनी दर दर भटकने का काम कर रहे हैं। क्या इस पे इन पे कोई जवाब है? और सबसे दुख इस चीज का होता है कि 370 की इन्होंने सारी व्यवस्थाएं तो गिना दी, लेकिन ये नहीं मान रहे हैं कि इनके विधायक, इनके ब्लॉक प्रमुख, इनके जिला पंचायत इनकी सरकार के खिलाफ ही सोशल मीडिया के माध्यम से लगभग 2 वर्ष से उत्तरकाशी में ये कहने का काम कर रहे हैं कि जो सेंसिटिव जोन भारत सरकार द्वारा घोषित किया गया है वो प्रत्येक उत्तराखंडी के लिए एक काला कानून है। लेकिन चमोली जी, आपातकाल की बात करते हैं चमोली जी, लेकिन आप लोग विपक्ष में बैठे हैं, कमियां आप लोगों की गिनाई जाती हैं, रूट कॉज आपको बताया जाता है, उसके बावजूद भी जब मुद्दे गिनाने पे आते हैं तो ये मुद्दे कहाँ रहते हैं? क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी तो आप हर बार उठाते हैं। दिव्यदर्शनी, ये इससे आप समझ सकते हैं कि देश को किस दिशा में ले जाया जा रहा है। जिस देश में कोई भी परीक्षा बिना लीक हुए, और ये राज्य तो सबसे बड़ा उदाहरण है, कोई भी परीक्षा बिना पर्चा लीक हुए ये नहीं करा पा रहे हैं, तो सरकार की जो इच्छा शक्ति, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप जिस सेंसिटिव जोन की बात करते हैं वो काले कानून हमारी छाती पे बने, वो काले कानून हमारे छाती पे बने। आप 10 वर्ष से सरकार में हैं और 7 वर्ष से पूर्ण बहुमत की सरकार इस राज्य में चला रहे हैं। अगर ये समस्या आपके सामने नहीं आई तो कहीं ना कहीं आप लोग इस राज्य के लोगों के लिए संजीदा नहीं है। तो मतलब आपकी गलती थी, आप गलती मानते हैं कि आप लोगों की सरकार में गलती हुई है? दिव्यदर्शनी, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, अगर कोई सरकार, कोई संगठन, कोई भी हाउस अगर अच्छा काम नहीं करता, जनता उसको अवसर नहीं देती है। आपको जब पूरे प्रदेश की जनता, जब 88 गांव के लोग आपको, और दिव्यदर्शनी ये मामला कोई नया नहीं है, ये लगभग 1.5 से 2 वर्ष से प्रत्येक जनप्रतिनिधि इस बात को उठा रहा है। क्या सरकार की इतनी इच्छा शक्ति नहीं है कि पीएमओ में बैठे हुए लोग इस बात का फैसला ले रहे हैं कि उत्तरकाशी में कौन घर बनाएगा, कौन घर नहीं बनाएगा? क्या सरकार की इतनी इच्छा शक्ति नहीं है? आप बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति, क्या उनकी इतनी मजबूत इच्छा शक्ति नहीं है कि वहां के लोगों को उस कमेटी में जोड़ने का काम कर सके? दिव्यदर्शनी मात्र अपने पूरे व्यक्तित्व में कांग्रेस को कोस कर भाजपा के साथी अपनी जिम्मेदारियों से भागने का काम करते हैं। आप सत्यवीर भाई का पूरा कथन सुन लीजिए। पूरे कथन की शुरुआत वो कांग्रेस को कोस के करते हैं। अपने पूरे व्यक्तित्व में जितने समय में भी वो चर्चा करते हैं मात्र कांग्रेस को कोसने का काम करते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि 10 वर्ष आपने पूर्ण बहुमत की सरकार चला दी है, आपका 11 वर्ष शुरू हो चुका है और इस राज्य में 7वें वर्ष में आप हैं। इनका
ये कब तक हम लोगों को कोसकर इस जनता को, प्रदेश की, देश की जनता को मूर्ख बनाने का काम करेंगे? जो 88 गांव के लोग हैं, जो आज सड़कों पे हैं, अगर आपकी इच्छा शक्ति है तो उनके लिए काम करिए। जो रोडें उस गांव में रुकी हुई हैं, जिस कारण प्रसव पीड़ा से महिलाओं की मृत्यु हो रही है, बच्चे स्कूल पैदल जा रहे हैं, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। मात्र कांग्रेस को कोसकर आपको सत्ता नहीं मिलने वाली है। ये जनता आपको अगली बार विपक्ष में बिठाने का काम करेगी। बिल्कुल। उत्तराखंडी जी, जब इस प्रदेश की मांग हुई थी तो हमने यही सुना था कि पहाड़ी राज्य के तौर पर इस प्रदेश की मांग की गई थी। जब जैसा मैखुरी जी ने कहा, कितना इत्तेफाक आप इस बात से रखते हैं कि पहाड़ों को रिजर्व्ड एरिया में घोषित कर दिया गया है, वहां पर आप विकास नहीं कर सकते, जंगली जानवरों का आतंक है, वहां पे पेड़ों का इस तरीके से जो वहां पर अनवांटेड पेड़ हैं वो लगे हुए हैं, तो दंश जो है वो पहाड़ ही झेल रहा है और मांगा हमने पहाड़ी राज्य ही था। देखिए दिव्या जी, होता क्या है, जो आप जब भी आप सवाल पूछते हैं आपके सवालों में ही आपका जवाब छुपा रहता है। लेकिन मैं जरा सा सतबीर जी की तरफ लेता, मैंने सिर्फ उदाहरण दिया था। जितनी उन्होंने चर्चा कर दी 370 की, उसको हर कोई भली भांति जानता है, लेकिन मैंने सिर्फ उदाहरण दिया था कि 370 का बहाना आप 56 इंच की छाती बताकर कर सकते हैं, तो उत्तराखंड में ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते थे। लेकिन मनसा नहीं है, ये बताया गया है सब। और इनका तो वही है, एक पहले स्लोगन चला था कि जब हमारे देश में कोरोना का जो अपराधी माना गया, कोरोना किसकी वजह से आया, तो जवाहरलाल नेहरू की वजह से आया था, क्योंकि उन्होंने एयरफील्ड बनाए हुए थे और वही उन्होंने उस टाइम कोसा था। मैं अपनी तरफ से नहीं बोलूंगा, हमारी तरफ बहुत सारे ऐसी रोडें हैं और संदीप चमोली जी के यहाँ भी ऐसी बहुत सारी रोडें हैं जिनका कई सालों से निर्माण हो गया लेकिन डामरीकरण नहीं हुआ। मैं मैखुरी जी के घर ले चलता हूँ आपको। मैखुरी जी बताएं, लंगासू से लेके उनके घर तक जाने के लिए पिछले 10 सालों से रोड, पिछले 7 साल में रोड गई है लेकिन अभी भी डामरीकरण नहीं हुआ। सामने मैं वरिष्ठ पत्रकार है, उनके घर की रोड की बात बता रहा हूँ, मेरे घर की मैं बात ही नहीं बता रहा हूँ। अगर उनका विकास नहीं कर सकते, पत्रकारों के बात नहीं सुन सकते, तो हम क्षेत्रीय दल कहां पर रहेंगे? लेकिन आपने जिस तरह से कहा, मेरे सवाल में मेरा जवाब है, तो मैं जानना चाहूंगी वो जवाब में आपने बताया ना कि हम जल जंगल, जबकि हम मांग करते हैं हमारा को हमारा भू कानून दे दो, हमारा मूल निवास दे दो। हमारा मूल निवास होता तो 5%, 10% उस मॉनिटरिंग कमेटी में हमारा विवाद में होता। अगर हमको भू कानून मिला होता तो हम इसको बता दे, भाई इस जमीन में इनका निर्माण नहीं होना और इसमें इनका निर्माण नहीं होना। लेकिन ये सब जो है इन्होंने अपने केंद्र के हाथ में और अपने जो प्रदेश के सरकार के जो हाथ में लिया, वो हमारे को छलने का काम किया है। और जब जब भी हमने इनकी बात करी, वहीं पर एक बात आती है, भू कानून की एक समिति बैठी थी जिसकी जो अध्यक्षता थी खुद जो हमारे जो राधा रुतली मैडम है उनके पास है, लेकिन आज तक उसका कोई रिजल्ट नहीं है और उस समिति में भी हमारा कोई आदमी नहीं है। अब वो मूल निवास और भू कानून किस प्रकार का बन रहा है हमें उसका क्या पता चलेगा? तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने बोला कि ऐसा क्यों है जो ऐसा हो रहा है, ऐसा इसलिए है कि सरकार किसी भी पहाड़ी को, ये सरकार सबसे, मैं आपको बार बार मैं आपके चैनल में कई बार मैंने बोल दिया, सबसे बड़ा दुख उत्तराखंड बनने के बाद पहला जो हुआ, जो प्रो टाइम सरकार बनी वो बीजेपी की बनी, जो कि बहिष्कार करता रहा उत्तराखंड का। तो उन्होंने अपने लिए अपना इसका काम करना ही करना था। और आज जब मैंने छोटा सा उदाहरण दिया तो उन्होंने इतनी चीज गिना दी। इसके लिए तो मैं चाहूंगा कि सतबीर जी को एक बार दोबारा बुलाना, एक अलग विषय होगा 370 का, और उस पर मैं बैठूंगा। जहां जहां उन्होंने नाम गिनाया शायद वो गए भी नहीं होंगे और मैं वहां गया हूं और आज भी वहां की स्थिति रोज मैं मॉनिटरिंग करता हूं। इनको वो नहीं लेना, इन्होंने भड़काने का काम करना है। और आज भी जब जब चुनाव होते हैं या जब भी जनता को कोई बात बतानी है तो ये मुद्दा भड़का देते हैं, उसी से वोट बटोरते हैं। हमारी जनता है वो विश्वास कर लेती है कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा एक्चुअली में धरातल पे होता नहीं है। और जो ये विकास है, विकास की जो बात करते हैं, पहाड़ों में आज भी जो पलायन का मुख्य कारण है वो स्वास्थ्य, शिक्षा और यातायात साधन। हम बार बार बोल रहे हैं, अगर जिस दिन ये हो जाएगा लोग घर चले जाएंगे। अभी खुद ही उन्हीं की भाषा में था कि जो यहाँ से उत्तरकाशी तक जाने में जितना समय नहीं लगता, उतना उससे आगे गंगोत्री जाने में ज्यादा समय लगता है। पर क्यों लगता है ऐसा? क्यों? आपका निर्माण करने में अभी बताया मैखुरी जी ने कि रोड को बनने दिया जाए और ऐसा प्रोजेक्ट बना जाए कि जब रोड चौड़ी हो जाएगी, रोड चौड़ी की तरफ चारों तरफ उसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था की जाएगी, पेड़ों को लगाया जाएगा, कटाव को रोका जाएगा और उसको ऑलरेडी हम फिर उसको ग्रीनरी कर सकते हैं। लेकिन मनसा नहीं है, मंशा नहीं है। इस चर्चा की यही मंशा है कि जो भी
यहाँ पर प्रश्न उठे हैं, जो भी इससे दिव्या दर्शन संबंधित इश्यूज हैं उसको यहाँ पर उठा जाए, एड्रेस कम से कम किया जाए, क्योंकि ढाक के 3 पात इस चर्चा के यही होते हैं कि बार बार हम चर्चा करते रह जाते हैं, मुद्दा वैसे कि वैसे ही रहता है, उसका कोई समाधान नहीं निकलता है। मैं फाइनल कमेंट की ओर जाऊंगी और हरीश मैखुरी जी आपसे शुरुआत करूंगी। अब आपको क्या लगता है, इस पूरे डिस्कशन के बाद निष्कर्ष क्या निकला है कि प्रतिनिधित्व देना सही है और जो मांगे उठाई जा रही है वो कितनी जायज है? दिव्यदर्शनी जी, आज के दिन जैसे लोकतंत्र के उसमें जो लगा था इंदिरा गांधी के द्वारा, निश्चित रूप से उसको याद इसलिए किया जाना चाहिए कि ऐसा डिक्टेटर कोई दोबारा पैदा ना। और जो उत्तराखंड की चर्चा आज हम लोग कर रहे हैं, तो उनको सेंसिटिव जोन पर समीक्षा के लिए उत्तराखंड के लोग उसमें बैठ के क्या करेंगे? वो तो बहुत हाई लेवल कमेटी है। उत्तराखंड के लोग तो उतने कानूनीताओं पे इसलिए जानते नहीं। हम ये कह रहे हैं उत्तरकाशी को इको सेंसिटिव जोन में क्यों रखा, उसको समाप्त करो, उनकी क्या जरूरत है? हम वैसे ही सेंसिटिव है। हम तो, हमारी तो दुल्हन जो है ना वो आती थी तो पहला काम मंगरा पूजे, माने धारा की पूजा करती थी, वृक्ष की पूजा करती हैं, आज भी महिलाएं करती हैं, पेड़ भी लगाती। हमको पता है कि हमारा पानी कैसे प्योरीफाई होता, उसके लिए चौला, बाजा, पुदीना, सरस्वती हम लोग पानी के फूल के दोनों तरफ लगाते रहे। तो कोई उत्तराखंड वालों को पर्यावरण के विषय में सिखाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि पूरे देश को उत्तराखंड से सीखने की आवश्यकता है कि हमने विकास कार्यों से वंचित होने के बावजूद पेड़ कैसे पाल रहे। तो दूसरा ये है कि उत्तराखंड के जो बचे हुए गांव है ना, और जिनका डामरीकरण नहीं हुआ, ये 2.5 साल सरकार के पास है पर्याप्त, उन सभी रोडों का डामरीकरण करे और जिन हेमलेट गांव में सड़क नहीं पहुंची वहां सड़क। गैरसैंण के रोड मैप पे सरकार काम करे, ये सरकार के गले की हड्डी बनेगा। यदि गैरसैंण आप राजधानी घोषित जैसे आपने कर रखी है ग्रीष्मकालीन, तो वो तो चलाएं कम से कम। ठीक है सर। तो निश्चित रूप से कई संस्कृत विश्वविद्यालय उत्तराखंड में ऐसे हैं, 5-5 साल से बच्चे वहाँ पे जॉब कर रहे हैं और उनको हजार शिमली संस्कृत महाविद्यालय है, अन्य भी ऐसे हैं, कुछ मामले कोर्ट में भी चल रहे हैं। उनको सरकार पहल करे, निपटाए, कर्मचारियों का वेतन वगैरह दे। कर्मचारियों की बहुत सारी मांग है। हमारे कोरोना काल में जो कर्मचारी लगे वो अब बाहर हो गए हैं, इतने मुश्किल समय में जिन्होंने काम किया, कम से कम इतनी तो मानवीयता बनती है कि हम उनके लिए कुछ करें। ठीक है, तो उनको निश्चित रूप से सरकार दोबारा एस्टैब्लिश करे। ठीक है, संदीप चमोली जी शॉर्ट में फाइनल। दिव्यदर्शनी, जो इको सेंसिटिव जोन की चर्चा आज हम चैनल पे कर रहे हैं, निश्चितताई स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय लोग, स्थानीय साथी जो इस आवाज को उठा रहे हैं, इसको तत्काल प्रभाव को सरकार को अपनी इच्छा शक्ति दिखाते हुए तत्काल प्रभाव से उनकी सभी मांगों को सुनने की आवश्यकता है। हजारों वर्षों से जिन्होंने उस वन की सुरक्षा की है, उन वनों को, उन लोगों से कभी दिव्यदर्शनी खतरा नहीं हो सकता। सरकार को तत्काल प्रभाव से जिस वजह से विकास के कार्य रुक रहे हैं, जिस वर्ष से ये पहाड़ फिर पिछड़ता जा रहा है और पहाड़ की वर्तमान स्थिति ये हो गई है कि इस पहाड़ी राज्य में एक अलग से पर्वतीय विकास मंत्रालय सरकार को बनाने की आवश्यकता दिव्यदर्शनी महसूस होने लगी है। इन सब को देखते हुए तत्काल प्रभाव से जो इको सेंसिटिव जोन जो सरकार द्वारा घोषित किया गया था उत्तरकाशी में, उसको समाप्त करना चाहिए। वो विकास के मार्ग में एक बहुत बड़ा रोड़ा है। ठीक है, देवतंज उत्तराखंड जी। दिव्या जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः एक बार याद दिलाता हूं, जो हमारी 1975 की बात जो डिक्टेटरशिप की चली थी, आज भी वो डिक्टेटरशिप आ रही है। मैं जनता को बताऊंगा कि आपको ये डिक्टेटरशिप खत्म करवानी होगी। और बाकी रही इको सेंसिटिव जोन की, जहां जहां पर इको सेंसिटिव जोन है वहां पर जो विकास का, जो खुले विकास का, जो सही मायने में विकास है, पक्षपात और दोहरा और दोगलेपन का विकास न हो, उस पर जो है जनता को अपनी जो शक्ति, इच्छा शक्ति और अपना सबको साथ लेकर के वहां का विकास निस्संदेह करना चाहिए। जब तक हमारे उत्तराखंड में जो लास्ट आखिरी गांव तक जो गांव हैं, वहां तक इस प्रकार का जो विकास, जो स्वास्थ्य, शिक्षा तक और जो रोड यातायात अगर सही नहीं जाएगा तो ये विकास संभव नहीं है। खाली भाषणों में सबका विकास सबका साथ होकर काम नहीं चलेगा। तो मैं सरकार जो भी होगी उस सरकार से मैं पुनः यही निवेदन करना चाहूंगा कि क्षेत्रीय लोग और क्षेत्रीय दल की वहां पर सतर्कता और उनको जरूर साथ लेकर चले। बिल्कुल। सत्यवीर जी, क्या कहेंगे, जो मांग है कब तक पूरी होगी? दिव्यदर्शनी जी ने कहा डिक्टेटरशिप, आज की डेट में कौन सी किसकी नसबंदी हो रही है, कौन से मीडिया हाउसेस को जेलों में ठोका गया है। एक मिनट, संदीप जी उनकी बात का जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, मैं तो मुद्दे पे और कौन
सा ऐसा विषय है जो उस समय उत्पन्न हुआ था और आज उत्पन्न हुआ है? आज की डेट में कौन से चुनाव नहीं हो रहे, कौन से लोकतंत्र के अंदर कार्य नहीं हो रहे? एक विषय और का कि जो आपने कहा कि जो हम विषय भी ले रहे हैं गंगोत्री को लेके, जो बड़े उत्तरकाशी की बढ़ती से लेकर गंगोत्री 100 किलोमीटर का एरिया है, हमारे विकास कार्यों में ऐसा जो कोई भी नीति बनाई गई है पर्यावरण के साथ जिस प्रकार से संतुलन बनाया गया, आज पूरे भारत में जितने नेशनल हाईवे बनाए जा रहे हैं, जहां भी नेशनल सेंचुरीज है या बायोडाइवर्सिटीज है या एनजीटी के नॉर्म्स आ रहे हैं या वन अधिनियम आ रहा है या पर्यावरण के जो नॉर्म्स आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं वहां पर इस प्रकार से कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, एनिमल कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, उन सभी मानकों का पालन किया जा रहा है। ये जो विषय है उत्तराखंड को लेके, ये उत्पन्न की गई जो समस्या कांग्रेस के द्वारा है, जो सामने इस समय प्रकट हुई है, निश्चित ही भविष्य में ये हमारे द्वारा इसको पूर्ण रूप से हल किया जाएगा। हमने जो भी समस्याएं है उसे नीतिगत फैसले लेते हुए सॉल्व की है और बड़ी आशा के साथ मुख्यमंत्री जिस प्रकार से फैसले लेते हैं, प्रधानमंत्री जिस फैसले लेते हैं, उससे किसी को भी किंतु परंतु का विषय और शंका उत्पन्न ही नहीं होने देते। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की जो चमोली का क्षेत्र है 100 किलोमीटर का, वो इको सेंसिटिव जोन है। गलती किसकी रही इसे इको सेंसिटिव जोन घोषित करना, ये तो पता नहीं, लेकिन अभी जो समस्या है वो ये कि मॉनिटरिंग कमेटी में कोई भी स्थानीय जनप्रतिनिधि नहीं है, जिसकी खासतौर पर मांग उठाई जा रही है। खुद बीजेपी के विधायक मांग कर रहे हैं कि हमें कम से कम प्रतिनिधित्व दे दीजिए, हम बेहतर बता सकते हैं, बाहरी लोग नहीं बता सकते कि वहाँ की समस्या क्या है। तो अब देखना ये होगा कि उनकी मांगे कब तक मानी जाती हैं। जो मॉनिटरिंग कमिटीज़ हैं इको सेंसिटिव जोन्स के लिए, उसमें कोई स्थानीय प्रतिनिधि होता है या फिर नहीं। बहरहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।